नमस्कार। आज की खास बातचीत में हमारे साथ हैं जनरल वीके सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गाजियाबाद से सांसद। जनरल साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जी करीब 1.5 साल हुआ, बहुत बड़ा आपके लिए करियर चेंज रहा। कैसा रहा ये 1.5 साल का सफ़र? देखिए, मैंने रिटायरमेंट से पहले काफ़ी सोच विचार किया था और मेरा एक उद्देश्य था। 42 साल सेना में रहकर समाज से कुछ लिया है और 42 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, समाज को कुछ देने का समय। तो इसलिए रिटायरमेंट के एकदम बाद मैं किसानों की समस्याओं से जुड़ गया, कुछ यूथ के साथ जुड़ गया और इस पूरे उसके अंदर एक जो आभास हुआ कि एक परिवर्तन की आवश्यकता है, एक सिस्टमिक चेंज की आवश्यकता है देश के अंदर। और इस सफ़र के अंदर खासकर जो भ्रष्टाचार विरोधी हमारा एक अभियान चला और उसके बाद हम अन्ना जी को लेकर जगह जगह घूमे इस बदलाव के उसमें, जब एक ऐसा समय आया जबकि लोकपाल बिल पास हो चुका था, तब लगा कि क्योंकि लोग बाग कहने लगे कि आपको हमारी आवाज़ बनना चाहिए, तो इसलिए इस राजनीतिक क्षेत्र में आने का मन बनाया। और मुझे लगा कि एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना ज़रूरी है जिसकी सोच, मूल सोच राष्ट्रवादी है, इसलिए बीजेपी में आ गए। 1.5 साल हो गया है। आपने मेरा अगला प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया क्योंकि मैं ये पूछना चाह रही थी कि अन्ना जी के वहाँ से निकल के तो जी एक और पार्टी भी बनी थी, उस तरफ जाने की नहीं सोची? देखिए, अन्ना जी काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं अन्ना जी के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। मैं सिर्फ उनका जो अनशन था उसको तोड़वाने के लिए गया था 2012 में, जब अनशन तोड़ा गया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी और इस पूरे... आपको प्रपोज तो किया होगा जी, बुलाया तो होगा? नहीं, देखिए, बातचीत जो है अरविंद की तरफ से हुई थी, लेकिन मेरा अपना एक खुद का मत था, मेरी अपनी सोच थी। लेकिन 2012 के अंत तक मैंने ये देखा कि अन्ना जी जो कि अग्रणी थे पूरे भ्रष्टाचार आंदोलन में, जिनके नाम से सब कुछ हुआ था, उनको एक तरफ साइडलाइन कर दिया गया। बिल्कुल। तो इसलिए हमने एक जनतंत्र मोर्चे के नाम से संस्था खड़ी की। अन्ना जी को उसके अंदर संरक्षक के तौर पर लाए और उसके बाद पूरे देश में घूमे। जब अन्ना जी का अनशन चला लोकपाल के लिए रालेगांव सिद्धि में 2013 में, तब वो उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां उनको 2012 में छोड़ा गया था। तो मेरा एक उद्देश्य था उनको दोबारा उसी पराकाष्ठा पे लाने का, वो पूरा हो गया था। फिर आप आगे चले, उनसे बातचीत की और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जब हम परिवर्तन की बात करते थे तो हम लोगों को कहते थे अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो लोग बाग उसके बाद उंगली उठाकर पूछने लगे आप क्यों नहीं आ रहे? और ये सही भी है जी। तो एक आप हमेशा बाहर बैठ के तो प्रश्न नहीं कर सकते ना। तो अब वही है ना कि अगर गंगा साफ करनी है तो कीचड़ में तो घुसना पड़ेगा। बिल्कुल जी। लेकिन जनरल साहब, आप एक बहुत ही डिसिप्लिन काडर से आते हैं एंड पॉलिटिक्स काफ़ी हद तक ऑपोजिट है। कितना अपने आप को उसमें सेटल कर पाए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? ये एक बड़ी व्यक्तिगत चीज़ होती है। अनुशासन सब जगह है, हर पार्टी में अनुशासन है। ऐसा नहीं है कि पार्टियों में अनुशासन नहीं है या राजनीति में अनुशासन नहीं है। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। सर, वो दिखता नहीं इसलिए हमने प्रश्न करा। नहीं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते जी। जो लोग नहीं मानते हैं उनको आप बदल नहीं सकते। सही बात है। लेकिन जो मानकर चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि अनुशासन से, निष्ठा से, हर चीज़ को तरीके से करने से काम अच्छा होगा, वो उसके ऊपर चलते हैं। तो उसमें ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। सर, कभी महसूस होता है आपको विरोधाभास जब एक आप एमपी हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के और एक पूर्व सैनिक भी हैं? ओआरओपी का जब एजिटेशन चला तो क्या ये विरोधाभास कहीं था जनरल वीके सिंह के मन में? देखिए, ऐसा है, वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई आज की नहीं है। बिल्कुल, बहुत सालों से, मैं मानती हूं। बहुत साल, 40 साल से ज़्यादा हो गए। मैंने
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी रेवाड़ी के अंदर रैली हुई थी, उसके अंदर ये बड़ी सशक्त एक आवाज़ उठी कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था उस समय, मैं पूर्व सैनिक के तौर पर वहाँ पर था, हमने कहा ये मांग एक हमारी है। प्रधानमंत्री जो हमारे उस टाइम पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के लिए चुना था, उन्होंने कहा इसके ऊपर काम होगा। पार्टी ने आते ही, जैसा कि हम लोगों ने बताया पार्टी के लोगों को, उन्होंने इस चीज़ को रखा। राष्ट्रपति के भाषण में डाली गई बात, प्रधानमंत्री के भाषण में डाली गई, पहले बजट में इसका प्रावधान किया गया। तो ये नहीं है कि पार्टी ने इस पे काम नहीं किया, लेकिन कई बार जब इन चीज़ों के अंदर हम जाते हैं, हर चीज़ को पाने के दो तरीके हैं। मुझे कुछ ऐसा लगा कि आंदोलन पूर्व सैनिकों के लिए या सैनिकों के लिए हमेशा से सही रास्ता नहीं रहा है। ये चीज़ें एक और तरीके से मिल सकती हैं। अगर कहीं पे दिक्कत है तो उसको ठीक आर्मी किया की जा रैंक्स सकता है। हमेशा डिफेंस की रैंक्स बहुत क्लोज रही हैं सर। बिल्कुल। इट्स अ वेरी क्योंकि कार्य कुछ ऐसा है कि बहुत सारे मुद्दे भी जुड़े हैं हमारी फौज से और बहुत सारे सेंटीमेंट्स भी जुड़े हैं। सर, अभी जो OROP का अभी फिलहाल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो प्रॉमिस किया है, जो आने वाले वर्ष में आएगा, मेरे ख्याल से हमारे हर पूर्व सैनिक को आगे यही उम्मीद रहेगी कि आप उनकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जैसे सब लोग कहते हैं कि मैं मोदी जी को वोट दिया था। देखिए, मैं आवाज़ पहुंचाता हूं, लेकिन कुछ हमारे लोग और खासकर उसमें मैं हमारे अफसर काडर को गिनता हूं, उनको आभास नहीं है। देखिए, आप सरकार का हिस्सा है, आप कहें जी हमारे साथ आके जंतर मंतर पे बैठ जाओ। सही बात सरकार जंतर मंतर पे नहीं बैठती है, सरकार काम करती है और आप आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी में सर कुछ क्या मेजर चेंजेस आए हैं, या जो अभी जो हम इनिशिएटिव देख रहे हैं, आपका है, सुषमा स्वराज जी का है, मोदी साहब का है, कि जो हम एक इनिशिएटिव्स देख रहे हैं, क्या वो ट्रेड बेस्ड हैं या उसके बियॉन्ड है, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस खास चर्चा में आज हमारे साथ है जनरल VK सिंह, और आइए जानते हैं कि सर एक दो कुछ मेजर पॉलिसी चेंजेस आपको नजर आए हैं, या अब हम लोग वो मेक इन इंडिया और ये इनिशिएटिव को लेके ये टोटली फाइनेंस और ट्रेड बेस्ड है? देखिए, ऐसा है, विदेश नीति की अपनी एक लय होती है, उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होते, लेकिन उनकी ट्वीकिंग की जाती है पॉलिसी की। मतलब ट्वीकिंग मींस फेवरिंग वन नेशन एंड थोड़ा सा ओके। ओवरऑल आपकी पॉलिसी कैसे है? अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर हम इस सरकार के आने से पहले की हमारी विदेश नीति देखें, उसमें गति नहीं थी। हाँ, ये मैं मानती हूँ। अब उसको गति प्रदान की गई है, उसके अंदर एक अलग तरह का एक संवाद रखा गया है ऐसे देशों के साथ जिनमें कभी पिछले 36 साल से हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, 19 साल से प्रधानमंत्री नहीं गए। पर ये संवाद का बेसिस इकोनॉमिक है सर? देखिए, संवाद के बेसिस हर देश के बीच में संबंध कई तरह के होते हैं। एक राजनीतिक संवाद होता है और एक दूसरे से एक अपेक्षा होती है हर देश की, जिसके अंदर ट्रेड और कॉमर्स शामिल है। हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारी अच्छी हैं हम उनको दे सकें, चाहे वो विचारों की हो, चाहे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो, वही हम चाहते हैं उनसे। उनके पास अगर टेक्नोलॉजी है तो हम उसको ले सकें और अपने यहाँ पर उसको उपयोग कर सकें। तो ये दोनों तरफ से चीज़ें चलती हैं, और जब तक आपका संवाद नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। सही बात है। इस 1.5 साल के अंदर हमने ये देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यात्राएं की, देशों के अंदर बातचीत करने के लिए, उस संवाद को दोबारा गतिशील बनाने के लिए, और जिस तरह से हमारी विदेश मंत्री ने की और जिस तरीके से मुझे कई जगह पर भेजा गया, तो बहुत सारे विश्व के देशों के अंदर भारत के लिए पुनः एक चीज़ जो उभर कर आई कि हाँ, भारत हमारे साथ है। जिज्ञासा भी हुई है, जिज्ञासा भी है, जागरूकता भारत भी क्या है, कर रहा है,
भारत के अंदर क्या अच्छाई है, हम उसके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, ये सब निकल कर आएगी। जनरल साहब, क्या ऐसा है कि भाई सारी फॉरेन पॉलिसी एक तरफ और फिर पाकिस्तान के लिए एक फ्रेश पॉलिसी बनानी पड़ती है? नहीं, देखिए पाकिस्तान क्योंकि के देखिए लिए समय समय पे चलता रहता है। अभी ये कि भाई नहीं, हम गुलाम अली को क्यों बुला रहे हैं, क्रिकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारे सैनिक मर जाते हैं, हम लड़ाई क्यों नहीं कर देते हैं? देखिए ऐसा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिटोरिक आल्सो, हम लोग इस चीज़ को एग्री करते हैं। पाकिस्तान के साथ विदेश नीति बिल्कुल इस सरकार की साफ है, और वो प्रधानमंत्री ने शुरू के अंदर बोली थी कि देखिए हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ बातचीत से सही बात है। चाहे आप प्यार से बातचीत करें, चाहे आप गुस्से में बातचीत करें, अगर बातचीत नहीं करेंगे तो बात नहीं आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही, लेकिन इस बातचीत के लिए माहौल ठीक होना चाहिए। हाँ सही बात है। ये कम से कम धमाकों अगर के अंदर, गोलियों के अंदर बातचीत नहीं होती है, और ये ही हमारी विदेश नीति है। हम पाकिस्तान को यही कहते हैं कि देखिए समझदारी के साथ बैठिए, हमारे साथ बातचीत करिए, कोई आपका कोई दिक्कत है तो उसको हम बैठकर सुलझा सकते हैं। बाकी जो इसमें चीज़ें जोड़ी जाती हैं वो विदेश नीति की नहीं है। अगर कोई कहे कि जी गुलाम अली को नहीं आने देना या क्रिकेट नहीं खेलने देना, वो अलग अलग व्यक्तियों की, पार्टियों की, अलग अलग संस्थाओं की अपनी चीज़ है, सोच है, वो अपनी सोच है। सही बात है। सर आपने 1971 की लड़ाई लड़ी थी, 1971 वॉर। एज अ यंग आई थिंक 1 ईयर कमीशन हुआ था आपका, ज़्यादा Right. था। ज़्यादा था। तो बट आज के दिन सर कई बार ये कहा जाता है कि भी आज जो हमारे जर्नल्स हैं या जो हाइस्ट हैं, दे हैव नेवर सीन एन एक्चुअल वॉर। तो आर्मी को कितने ओवरहॉल की ज़रूरत है? हाउ डू यू कीप द आर्मी इन प्रिपेयर्डनेस? क्योंकि देखिए लड़ाई के लिए लड़ाई करें वो तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, लेकिन आर यू सेटिस्फाइड विद द वे कि जो हमारी फ़ौज को एक मोटिवेट करने के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए, प्रोग्रेसिवनेस के लिए जो आपकी सरकार कार्य कर रही है? देखिए मोटिवेट करने के लिए लड़ाई करना ज़रूरी नहीं है, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। लेकिन हाँ लड़ाई का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, अगर आप उसे सीखें तो। कई लोग नहीं सीखते। आखिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या जर्मनी ने वो सीख ली जो उसने दूसरे विश्व युद्ध के अंदर की? तो एब्सोल्युटली। इसी तरीके से सीख अगर आप लें तो अच्छा है। दूसरा क्या है कि 1971 के बाद हम कई जगह पर और आर्म्ड फोर्सेस जो है लगे रहे, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे हमारा परोक्ष युद्ध हो, अनफॉर्चुनेटली। तो इन सब का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। और मेरा मानना है कि जब हम अपने लोगों को अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं, तो ये एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं, उनको बताया जाता है और इससे उनको सीख मिलती है। You think the army is fully prepared? The defense forces, not army, I mean देखिए defense डिफेंस forces. फोर्सेस तैयार हैं, कुछ उसके अंदर ज़रूरतें हैं जिनको मैंने एक पत्र के अंदर, जब मैं था चीफ तब मैंने उसको बिल्कुल लिखा सही था। बात है। सीक्रेट था लेटर, लेकिन वो किसी ने उजागर किया, लेकिन चीज़ें वही हैं, उन्हीं चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। कई चीज़ें हर संस्था के अंदर कई चीज़ें समय समय पर निकलती रहती हैं, स्टडीज़ होती हैं, अलग अलग चीज़ें कहते हैं कि हम इस तरीके से बदलाव लाएंगे, लेकिन आम तौर पर देखा ये गया है कि जिस व्यक्ति के नीचे ये चीज़ें होती हैं, जब वो चला जाता है ये सब एक ड्रॉर के अंदर चली जाती है। Unfortunately, तो आप ये सही कह रहे हैं। चीज़ नहीं होनी चाहिए। बदलाव की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, हाँ, और वो इसको अगर हम सरकार या इंसान बदलने से बदलनी नहीं चाहिए। सही बात है। वो अगर आप नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा। बदलाव नहीं आएगा। सर आप गाजियाबाद के सांसद हैं, तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, क्योंकि जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि आजकल अगर हम लोग वोट देते हैं तो हम सोचते हैं कि इस एमपी का, इस एमएलए का एक छोटा सा हिस्सा, एक ओनरशिप आ जाती है। कैसा रहा है ये आपका पिछला 1.5 साल गाज़ियाबाद की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में, उनके लोगों की सुनने में? अगला जो हमारा सेगमेंट रहेगा सर, ये रहेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाना नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं जनरल वीके सिंह से कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कहते हैं सर चलिए मोदी वेव पर, एंड यू वन द लार्जेस्ट मार्जिन इन ऑल ओवर इंडिया बिकॉज ऑफ योर ओन personal, I think, integrity and the way people connected with you.
इट वॉज लिटिल बियॉन्ड द मोदी वेव, दैट एवरीबडी विल एग्री। लेकिन सर उसके बाद जो ये 1-1.5 साल रहा है, कितना ऑन ग्राउंड सुलझा पाते हैं सर? क्योंकि लोग तो आजकल छोटी छोटी चीज़ों के लिए आ जाते हैं कि जी वो मेरे घर के सामने कूड़े का ढेर है, वो वहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया जी मेरे उसमें। एज एन एमपी कितना कर पाते हैं सर? एक अपने आप के अंदर एक नया एक्सपीरियंस रहा है। अब तक जो है, जब तक सेना में थे, एक सीमित उसके अंदर चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते थे और जो चीज़ें होती थी वो आपसे ताल्लुक़ रखती थी। अब 24 लाख से ज़्यादा वोटरों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सही बात है। और इसके अंदर शहर भी है, कस्बे भी हैं, गांव भी हैं, सबकी समस्याएं अलग हैं। एक हमारे यहाँ एक कमी है, एक कमी ये है, जो वोट देता है, चाहे वो सरपंच को दे, चाहे वो विधायक को दे, चाहे वो सांसद को दे, उसकी समस्याएं वही हैं। सही कह रहे और हैं। समस्या उसकी मूलभूत हैं, बिजली, सड़क, पानी, सफाई, जो कि समस्या नहीं होनी चाहिए। जो समस्या नहीं होनी चाहिए। Very दूसरी true. चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ अलग अलग स्तर पर काम होता है। जो पार्षद का काम है वो तो पार्षद ही करेगा। हाँ, जो लोकल बॉडीज है उनका कुछ काम है, अगर वो नहीं करते हैं तो लोग बाग कहते हैं जी काम नहीं हो रहा है, वो आपके पास आएंगे। अब आप उनको समझाने की कोशिश करें कि जी ये इसके अंदर में हस्तक्षेप करने से मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर पार्षद है, वो सोचता है कि हम उसको उसके साथ जबरदस्ती कर वो रहे सर उसका एरिया भी है, वो उसका एक अपना हैं। और विधायक है। अब गाजियाबाद की खासियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, सिर्फ एक सांसद है। अब आपके ऊपर चलिए सर, यूपी के चुनाव आ रहे हैं, आपके पास मौका है। बिल्कुल, हम तो लोगों को कहते हैं कि अब बदलाव की जरूरत है, आपको गाजियाबाद का उत्थान चाहिए, तो आपको पूरा का पूरा एक नया सिस्टम लाना पड़ेगा ताकि हम उसको बदलाव को ला सकें। क्योंकि जब अलग अलग सरकारें होती हैं, अलग अलग पार्टी की, तो दिक्कत आती है। लेकिन जब सर यमन वाले ऑपरेशंस हुए थे तो गाजियाबाद के लोगों से बातचीत करी गई थी, तो लोग बहुत खुश थे, बहुत फीलिंग ऑफ प्राइड थी कि हमारे सांसद जाके इतना काम अच्छे करने लोग लग रहे हमेशा हैं। खुश रहते हैं। 99% गाजियाबाद में अच्छे लोग हैं। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात करी, गाजियाबाद के वासी जरूर खुश हो गए होंगे ये सुन के। यमन वाले ऑपरेशंस कैसे रहे सर? देखिए, यमन के ऑपरेशन में एक सरकार की सोच थी और इसके अंदर हमारी विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने एक सोच की कि किसी का जाना वहाँ पे ज़रूरी है। अब तक हमने ऐसा नहीं किया था। नहीं किया, बिल्कुल। तो मुझे बताया गया कि आप जाइए। अब फौजी होने के नाते एक अजीब सी चीज़ होती है, अगर आप जा रहे हैं तो आप उसके अंदर पूरे तरह से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। क्योंकि सर ये उम्मीद नहीं थी हमको कि आप वहाँ यमन की सड़कों पे खड़े दिखेंगे। नहीं, तो अब दिक्कत ये है ना कि अब फौजी हूँ, तो जब तक मैं खुद ग्राउंड पे नहीं जाऊँगा, जब तक मैं खुद नहीं चीज़ों को देखूँगा, मुझे नहीं पता चलेगा। और मैं सोचता हूँ कि जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 100 रिपोर्ट से ज़्यादा एक बार वहाँ पे जाना अच्छा है। वेरी ट्रू। तो वहाँ पे जाकर देखा क्या दिखते हैं, क्या दिखते नहीं है, कैसे उसको किया जा सकता है। और इसकी सफलता का श्रेय मैं विदेश मंत्रालय के जिन लोगों ने काम किया, एयर इंडिया के लोगों ने जिन्होंने काम किया, नौसेना के लोगों ने जो काम किया और हमारे वायुसेना के लोगों ने जो काम किया, उनको देता हूँ। और एक तबका जिसको मैं हमेशा याद करता हूँ, वो है हमारी वहाँ पर एक स्थानीय भारतीय कम्युनिटी थी, बोहराज की, बिजनेस की कम्युनिटी थी। वो हमारे लिए वॉलंटियर्स बन गए। ओह हाउ नाइस। यमन के अंदर तो उन्होंने जो मदद की, उससे बड़ा काम करने के अंदर आसानी हुई। नहीं तो इतनी दूर दूर लोगों से लाना, उनको कैसे, आप एयरपोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट करना ही कितना मुश्किल। ना पानी है ना खाना है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर, उनको कौन देखेगा। वो उन्होंने बहुत मदद की। लेकिन सर मेरे ख्याल से अगर आज मैं ये बात कहूँगी हर देशवासी की तरफ से कि उस समय हमें गर्व महसूस हुआ कि हाँ, भारतीय जान की भी कोई मूल्य है। आज हम लोग अब आने, नहीं तो कई बार यूँ लगता था कि नहीं भाई बहुत सारी जनसंख्या है, भारतीय जान की मूल्य नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यमन वाले ऑपरेशन से ये चीज़ बहुत ही पुख्ता रूप से एक आम आदमी के सामने है और इसके लिए मेरे ख्याल से सभी भारतवासियों की तरफ से मैं आपका और जिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। मीडिया से कुछ आप लॉगर हेड्स रहते हैं, ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, एंड ये तो खैर आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पूरी ही बहुत एक्टिव है।
You and Sushma Swaraj ji actually solve problems on Twitter कि भाई हम यहाँ अटके हुए हैं, पासपोर्ट गुम हो गया, and we can see the replies coming and you know doing it. मीडिया से लॉगर हेड्स हैं कुछ? नहीं, मीडिया से कोई लॉगर हेड नहीं है, लेकिन देखिए कुछ मीडिया में कुछ लोगों को खास प्रेम है। ये एक बार रजत शर्मा ने आपकी अदालत में पूछा था, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा 90% मीडिया हमारा जिम्मेदार मीडिया है, लेकिन 10% जो बाकी हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के लिए या किसी और के लिए कोई ऐसी चीज़ निकालना चाहते हैं जो कि गलत हो। और इसके लिए मैंने रिटायरमेंट से पहले भी एक चिट्ठी लिखी थी गृह मंत्रालय को, बाकी लोगों को, कि मीडिया के अंदर आज के तारीख में एक आवश्यकता है एक स्वयं नियंत्रक बनाने की। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी खुद की होनी चाहिए। आज जो हमारे पास बॉडी है वो काम नहीं करती। आज आप प्रेस काउंसिल को आप कंप्लेंट कर दीजिए, 4 साल के बाद जवाब आएगा कि जी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा। तो एक ज़रूरत है, और कई बार जो मोटिवेटेड जब रिपोर्ट्स डालते हैं लोग बाग, जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, then the politician takes a back seat and the फौजी comes forward. नहीं, फिर आपको बोलना पड़ता है कि भाई आप गलत हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही आप उसके अंदर कहानियां नहीं बना सकते। सही बात है, बिल्कुल। और इतने एक फ्रैंक रिप्लाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब, एंड ऑल्सो फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो ये थी एक बहुत खास चर्चा जनरल वीके सिंह जी के साथ। हम जल्द ही आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।